बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सोब। मैं हूं हुमायूं से वबासी और मेरा साथ देती हैं द डैशिंग द एवरग्रीन लेडीज एंड जेंटलमैन हलीमा जुल्फिकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हुमायूं, आपसे एक वादा चाहिए मुझे। वादा करो साजना। बताओ क्या चाहिए? करोगे? वादा ऐसे तो नहीं, पहले सुनूंगा फिर करूंगा। मैं वादा तोड़ता अभी नहीं। अगले 2-3 दिन तक जब मैं आपको मैसेज करूं कि क्या पहनना है, आपने ब्लैक और ग्रे नहीं कहना। ऑल्टरनेटिव डे पे मैं जब हुमायूं को मैसेज करती हूँ, हुमायूं कहता है ब्लैक, मैं पूछती हूँ कलर, हुमायूं कहता है ब्लैक, फिर मैं पूछती हूँ कलर ग्रे, फिर ब्लैक, फिर ग्रे, फिर ब्लैक। वादा करो मुझसे, अब आप ये दो रंग नहीं कहोगे। ये नहीं हो सकता। ब्राउन क्या है तुम्हें? मैंने आज था तो मैंने फिर देखो कितनी मैचिंग करके आई हूँ तुम्हारे साथ। उसके ऊपर कढ़ाई ब्राउन हुई है, लेकिन अच्छा इसलिए हंस रही थी। अभी शो शुरू होने वाला था तो मैं बड़ी मुस्कुरा रही थी, तो हमारी ने कहा क्यों मुस्कुरा रही हो? मैंने कहा अभी एक बात करूंगी। अच्छा, तो मैं आपको बड़े मजे की बात है, तो आज का बड़ा मुनफरिद सा एक मौजू आपके सामने लेकर आए हैं। आप जैसे भी जिंदगी में उम्र आपकी बढ़ती है, आपके साल बढ़ते हैं, आपको एक नई नई चीजें का इंकशाफ होता है, आप नई नई चीजें देखते हैं और आप कहते हैं ओ ये तो मेरे माँ बाप ने मुझे बताई थी और ये तो आपको लगता नहीं था कि असल है। आप कहते थे नहीं ऐसे नहीं होता, लोग बुरे नहीं होते, उनको हालात बना देते हैं। लेकिन कभी कभी हालात की वजह से जब लोग बुरे बन जाते हैं तो उनका वहीं पर जो है इम्तिहान होता है कि उस हालात में वो आपका साथ देंगे या नहीं देंगे। सो मफाद परस्ती, मैंने देखा है लोग अक्सर अपने मफाद के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग ये जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग हर पार कर जाते हैं। उस वक्त शायद खामोशी भी इख्तियार कर लेते हैं या बोल भी पड़ते हैं। लेकिन क्या किसी के साथ लगाव, किसी के साथ मोहब्बत, किसी के साथ आपकी जो दोस्ती है वो क्या इस बिना पर होनी चाहिए कि नहीं जब हमें ठीक लगेगा हम उसके साथ होंगे, जब हमें ठीक लगेगा हम वक्त देंगे, जब हमें ठीक लगेगा तब हम उसका वी विल बी कंट्रीब्यूटिंग? नॉट एट ऑल। आप इंसान को, वो कहते हैं डंकी की चोट पे, फिर तो आपकी फपकी धमकियां हैं। अगर आप किसी के साथ उस वक्त नहीं खड़े हो सकते जब उसको आपकी जरूरत है, तो आई डोंट थिंक सो आपको अपने सर्कल में फिर बहुत कम लोग को रखना चाहिए। जैसे मैंने जिंदगी में सीखा, मेरी जिंदगी में बहुत सारे लोग थे, आई वॉज वेरी सोशल, और फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि ये तो लोग सिर्फ वो कहते फस्ती बटेरे हैं, जिस तरह वो फस्ती बटेरे वॉज यूज्ड बाय अ पॉलिटिशियन समटाइम्स, कि ये तो आएंगे और चले जाएंगे। तो आप लोग का चुनाव बहुत सोच समझ के करें कि आपके इर्द गिर्द क्या वो लोग मौजूद हैं जो आपका साथ दे रहे हैं, क्या आप उनको वक्त दे रहे हैं, एनर्जी उनके साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन पे कर रहे हैं जो डिजर्व भी करते हैं या नहीं करते। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? आप सही कह रहे हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कोई आपके लिए खड़ा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो नहीं खड़े होते तो कभी कभी इंसान को बहुत बड़ा सेटबैक लगता है, क्योंकि आपने इमेजिन यही किया होता है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, कुछ भी होगा, तो ये लोग मेरे साथ मौजूद होंगे। अब अगर कल 2-3 दिन पहले हम लोगों ने बात की थी कि कहानी के 2 रुख होते हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहेंगे कि जी हमने अपनी तरफ से जितना हम साथ देने की कोशिश कर सकते थे हमने की, लेकिन शायद वो हमसे और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। That's not my topic. It is not about any current situation. नहीं, मैं मफाद परस्ती कह रहा हूँ, लोग अपने मफाद के लिए। मैं उसी की तरफ आई थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि इस सिचुएशन से हमें फायदा मिल रहा है इसलिए हम इसमें साथ होंगे, इस सिचुएशन से हमें क्योंकि कोई फायदा नहीं है, या फायदे का भी चले लफ्ज निकाल देते हैं, कोई लेना देना नहीं है हमारा, तो चले इसमें हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आप के दिल में या आपकी ज़िंदगी में उनका मकाम कुछ इस किस्म का होता है, या आपकी फ्रेंडशिप या आपकी सिबलिंग्स जो होते हैं वो कुछ इस किस्म के होते हैं कि आप सोचते हो कि यार नहीं, ये नहीं सोचेंगे, ये हर सिचुएशन में जब मैं इन्हें आवाज़ दूंगा ये मेरे साथ खड़े होंगे। तो डिफरेंट। अच्छा, नॉट जस्ट दैट, देखो नहीं, मैं शायद मैं अब बात अपनी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। होता ये कि जब आप किसी के साथ कोई लगाव होता है, आपके किसी के साथ किसी का रिश्ता होता है, तो मफाद परस्ती का मेरा कहने का मतलब ये कि लोग आपका साथ तब देते हैं जब इट इज कन्वीनियंट फॉर देम, लगता है जब उनके लिए आसान होता है, जब आप देना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस जब कोई एक मकाम पर पहुंच जाता है तब सब उसके इर्द गिर्द घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब वो इंसान कुछ नहीं होता तो देयर इज नोबडी विद देम, तब उसके साथ कोई भी नहीं होता। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है हुमायूं, एट टाइम्स क्या होता है कि जिससे आपने मकाम का कहा ना, मैं मकाम को भी थोड़ा साइड पे रख दूंगी, जब आपके पास पैसा होता है ना तो बहुत सारे लोग वो फस्ती बटेरे आपके पास होते हैं, लेकिन जब आपके पास वो नहीं होता तो आप सलाम कर रहे हो तो पीछे आपके पता नहीं क्या बोल रहे होते हैं, और जब वो आपके पास नहीं होता तो फिर वो लोग जो है वो इस तरह के, या
आंखों से ओझल हो जाते हैं, तब वो आपके बारे में जो कमेंट्स करते हैं। कुछ ऐसा पहले हमारे साथ एक इस तरह की जो सिचुएशन है वो हुई थी कि हमने इस तरह की कुछ बातें सुनी थी जो पास्ट किसी बंदे के पास्ट के बारे में की जा रही थी कि वो यहाँ से उसने शुरू किया था। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो उस बंदे ने सेल्फ मेड, नहीं मैंने नहीं, मैं बताती हूँ आपको ब्रेक के दौरान कि वो उसके बारे में बातें की जा रही थी कि जी ये तो मोटरसाइकिलों पे फिरा करते थे और इस तरह की चीज़ें। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो मोटरसाइकिल से उन्होंने LC300 का सफ़र उन्होंने कैसे किया। इससे तो आपको जो है वो बड़ी हिम्मत मिलनी चाहिए कि आज मैं भी इस गाड़ी पे मौजूद हूँ, कल मैं भी फलानी गाड़ी पे बैठा हुआ हूँगा। तो इन चीज़ों से आप कंपटीशन की तरफ ना जाएं, उनसे सीखने की तरफ जाएं कि हाँ वो बंदा आगे कैसे उसने तरक्की की है और हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, हम अपने आप को कामयाब कैसे बना सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा। एक और सब में हलीमा और माई के साथ है। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं एक और सुबह में। आज जिस चीज़ के हवाले से हम बात करने वाले हैं, हर किसी का मसला है। अभी ब्रेक के दौरान हम दोनों भी यहाँ पे बैठे हुए थे और यूँ हमारे सर थे और हम फ़ोन पे लगे हुए थे। तो बैक एक और नेक एक का बहुत ज़्यादा इशू जो है वो लोगों को होना शुरू हो गया है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो यही है कि हमारा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सही बोला मैंने? बैक एक सेडेंटरी सही नहीं, सेडेंटरी सही था, बैक एक और अच्छा हाँ। तो जी हमारा जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं जी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें आप, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर सकते। अभी हम जैसे बैठे हुए हैं बिल्कुल हमारे पोस्चर्स जो हैं वो सही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही हम फ़ोन की तरफ देखना शुरू होते हैं तो हम थोड़ा सा स्लाउच कर लेते हैं या फिर हमारा सर जो है वो नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों मसले हमें शुरू हो जाते हैं। एक और बहुत बड़ी चीज़ जिस पे ख़वातीन जो है वो कहती हैं कि जी हम घर के घरेलू बहुत सारे काम करते हैं, एक्सरसाइज करने का हमें टाइम नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद हमें ये दर्द जो है वो होते रहते हैं। वो ये समझती हैं कि शायद घरेलू काम जो है वो इक्विवेलेंट है एक्सरसाइज की, क्या ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। चाहे आप जितनी मर्जी फिजिकल एक्सर्शन कर लें, क्या एक्सरसाइज आपको अलग से करनी पड़ती है या सिर्फ स्ट्रेचेस से भी काम चल सकता है? इन सारी चीज़ों के हवाले से पूछेंगे आज जिनको हमने दावत दी है अपने शो पे। फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इस हवाले से काम कर रही हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ और आजकल की जो प्रॉब्लम है वही इस हवाले से है कि जो कमर के मसाइल हैं, हाँ, शोल्डर का दर्द और बैक का दर्द जो है वो बहुत जाबजा है। उनसे इस हवाले से बड़ी सारी बातें करेंगे, आप उनको दावत देते हैं? बिल्कुल जी। निम्रा आजम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर निम्रा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। कैसी डॉक्टर साहबा? गुड मॉर्निंग टू यू, प्लीज आइए बैठिए। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, प्लीज बैठिए। बहुत शुक्रिया आने के लिए और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। That's a pleasure completely from our side। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल हम करेंगे, आपने शायद सुना होगा हम मफाद परस्ती की बात कर रहे थे कि लोग कैसे अपना काम निकाल कर निकल जाते हैं, चाहे वो दोस्त हो या रिश्तेदार हो या कोई भी आपके साथ एसोसिएटेड इंसान है, वो तब तक आपके साथ है जब तक उसका मफाद है या तब तक जब तक उसके लिए आसानी है, लेकिन जब आपको उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी, जब आप चाहेंगे तो वो ना इंसान आपको नजर आएगा और आप कहेंगे है मैंने इस इंसान के ऊपर इतना वक्त हो जाए, क्योंकि टोटली चेंज हो जाता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ और इसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा, इसके बारे में वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले अच्छा मैं ऐड करना चाहूँगी, जिस तरह पहले ज़माने में होते थे, पहले ज़माने में आई थिंक इस तरह मफाद का इतना नहीं होता था। बिल्कुल बहुत सिंसियर फ्रेंड्स होते थे, नेबर्स बहुत सिंसियर होते थे, इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें माइंड में नहीं आती थी। लेकिन आजकल का दौर, आजकल की टेक्नोलॉजीज़, आजकल के ब्रेन्स इतने इंटेलिजेंट आ गए हैं और इतने शार्प आ गए हैं कि वाकई आप सही कह रहे हैं कि लोग पहले मफाद देखते हैं फिर बात करते हैं और सबसे पहले अपना सोचते हैं। हर कोई बहुत कम मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो लोग किसी के मामले में घुसेंगे हाँ। या अगर कोई लड़ाई हो जाएगी वो छुड़वा देंगे हाँ या कोई ऐसी बात हो जाएगी तो खत्म कर देंगे, या देयर वेरी फ्यू पीपल। बट कुछ लोग सिर्फ उस वक्त करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं उनकी ये साइड भी रहे, उनकी ये साइड भी रहे और उनको कोई कुछ ना कहे, उनका जो पोजीशन है ठीक रहे। हालांकि जब आप किसी, जैसे फॉर इंस्टेंस आपका भाई है या आपकी बहन है और आपका दोस्त है, मतलब मैं उनमें से हूँ कि मैं अगर हलीमा के लिए कोई चीज कोई बात करे और ये वहां मौजूद नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है कोई मुझसे, आपके पास कभी भी नहीं आऊंगा कि किसी ने आपकी बात मुझे बताई है, क्यों किसी की हिम्मत नहीं है, कोई मेरे सामने नहीं करेगा, क्योंकि सबको और करेगा तो मैं उसको उस वक्त जवाब भी दूंगा कि एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा सा हौसला रखें, आप ये बात नहीं कर सकते। तो बड़ा ये बड़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन आजकल सिंसियरिटी खत्म इसलिए हो गई है और डिवोर्स रेट इसीलिए बहुत ज्यादा कम है।
रूट डिवोर्स रेट इसीलिए आजकल ज़्यादा के हो दौर में तो बहुत जी। ज़्यादा कम है, और इसीलिए जो भी आपको इस तरह के अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार मिल जाएं जिनकी आपके साथ सिंसेरिटी हो, उनको आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में जो है वो शामिल रखना चाहिए। डॉक्टर निम्रा, हम थोड़े सवालात की तरफ जी, भी जी। आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ मैंने कही, आप भी देख रही होंगी कि हम लोग जब ब्रेक के दौरान थे तो वैसे हम लोग आमतौर पे बात कर रहे होते हैं, आज हम दोनों ही थोड़ा अपना फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे, मुश्किल यूँ थे। अब हर जी। बंदा कहता है जी आपने सीधे बैठना है, ठीक जी। है, हमें समझ आ गई, बहुत टाइम हम सीधे भी बैठते हैं, लेकिन हर टाइम नहीं बैठ सकते हैं, कुछ टाइम हमने देखना ही पड़ता है। हम रोबोट तो है नहीं ऐसा हाँ, नहीं क्या अब ऐसे तो नहीं बैठ सकते, और तो उसका जो ऑल्टरनेटिव है वो क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ पोस्चर ठीक करने से ही सारे मसाइल हल हो जाएंगे या नहीं? आप स्ट्रेचेस वगैरह करें, कभी कभार देख भी लें तो इट्स ओके, कभी कभार से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मैं ऐड करना चाहूँगी इसमें, पोस्चर जो है सबसे पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। बॉडी को करेक्ट पोस्चर में रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो जिस तरह आप बात कर रही हैं, बॉडी रिलैक्स होती है, जाहिर सी बात है हम एक मेंटेन पोस्चर में नहीं ज़्यादा देर रह सकते, रिलैक्स हो जाती है, गर्दन झुक जाती है, इसकी वजह से हमें काफ़ी पेन का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे क्लिनिक में भी पेशेंट्स आते हैं इसी कंप्लेन के साथ, ज़्यादातर यंगस्टर्स आते हैं, ऑफिस वर्कर्स, ऑफिस बॉयज़ जो जिनका लैपटॉप पे काम होता है, तो उनको हम यही गाइड करते हैं कि सबसे पहले आपने अपना पोस्चर जो है वो बहुत करेक्ट रखना है। पोस्चर हमारा मेंटेन रहेगा तो ये डिजीज़ या इस तरह के डिसऑर्डर्स जल्दी नहीं आएंगे। लेकिन वही बात कि वो कहते हैं कि हम सारा टाइम ये चीज़ मेंटेन नहीं रख सकते, तो हम फिर उनको गाइड करते हैं कि आफ्टर एवरी 1 आवर, आफ्टर एवरी 2 आवर्स आपको चाहिए कि आप एक पोस्चर मेंटेन करें, जस्ट फॉर 1 और 2 मिनट्स, लेकिन मेंटेन करें एंड देन दोबारा आप रिलैक्स हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जब मतलब थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने सही होके सीधी तरह से कॉन्शियसली कोशिश करें जितना हो सके। स्टार्टिंग में इतना नहीं होता, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें तो ये अच्छा अवेलेबल डॉक्टर होता निम्रा, है। कमर का दर्द और शोल्डर का दर्द, कंधों का दर्द और पीछे यानी कि कमर का दर्द, ये इनकी वजूहात सिर्फ पॉस्चर ही होता है, कोई और वजूहात भी होती है? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सवाल इनसे करें, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। खुश आमदीद एक बार फिर कहेंगे आपको एक और सुबह में। हमारे साथ है डॉक्टर निम्रा। डॉक्टर निम्रा, एक चीज़ यहाँ पर जो मैंने आपसे जाने से पहले पूछी थी कि कमर का दर्द, गर्दन का दर्द और कंधों का दर्द, जी। ये क्या सिर्फ पोस्चर खराब होने से ही होता है या कोई और भी वजूहात इनकी होती है, कोई और असबाब भी हैं इनके? वेरी गुड क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसकी बहुत सी वजूहात होती है, नॉट जस्ट पोस्चर बट देयर आर मैनी अदर रीजंस, जिसमें इंक्लूड होती है जिस तरह आपकी हैबिट्स, कि आप किस तरह काम करते हैं, आपके एक्टिविटीज़ किस तरह की हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा दूसरी जो एक्टिविटीज़ होती है उनको हमने देखना होता है। और जिस तरह कंधे का दर्द, ये गर्दन का दर्द जो होता है, ये हमारी ज़्यादातर होता है इन एक्टिविटीज़ की वजह से, जिस ऑक्यूपेशनल होती है जिसमें हम गर्दन बहुत झुका के रखते हैं। ठीक है। कमर का दर्द होता है मोस्टली फीमेल्स में ज़्यादातर पाया जाता है, क्योंकि वो करेक्ट पोस्चर के साथ काम नहीं कर रही होती। वो हमारे क्लिनिक में, हमारा एनजे क्लिनिक, फिजियो फ्रेंड के नाम से क्लिनिक है, उसमें हमारे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके डिफरेंट तरह के दर्द होते हैं, और वो यही आके हमें बता रहे होते हैं कि ये इस तरह के। अच्छा, मैं इससे रिलेटेड शायद आप इसी सवाल करने वाली होंगी, हाँ, बट हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, गर्दन, और ये मेरा कहने का मकसद ये भी था कि क्या कोई बीमारी होती है कभी कभी? ये कैसे पता चल सकता है कि ये गर्दन का दर्द बीमारी वाला दर्द है या पोस्चर या किसी गर्दन गलत मुड़ने से, गलत देखने से, गलत पोस्चर करने से हो गया है? ये क्या पता चल सकता है? क्या दर्द से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि या उसकी ड्यूरेशन से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीमारी का दर्द है या पोस्चर का दर्द है? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये गर्दन का दर्द जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये पोस्चर की वजह से या कोई और वजह भी है, ये हम जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसकी कंसल्टेशन करते हैं, उसमें डिटेल उसकी असेसमेंट होती है, डिफरेंट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं जिससे हमें रूट कॉज पता चलती लेकिन है। वो जिसको हो रहा है उसको नहीं पता चल सकता कि बीमारी से है या पोस्चर से? अगर बहुत ज़्यादातर देर तक दर्द है तो ये भी हो सकता है किसी बीमारी की वजह से हो? बीमारी की वजह से एज सच जो मस्कुलर पेन होता है, जिस तरह पेशेंट कहता है कि मेरे ऊपर इस पट्टे में दर्द हो रहा है, अच्छा। तो वो मस्कुलर पेन वो पेशेंट खुद ही बता देता है, तो वो एज सच सुपरफिशियल होता है, बीमारी से इसका एज सच ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, डॉक्टर लेकिन निम्रा, हम जो है आपका- वो जी, इसमें इंक्लूड करते हैं, हम सिस्टेमिक कॉजेज भी देखते हैं कि ठीक है, पेशेंट को ठीक कोई है। एज सच उस तरह बीमारी ना हो। ठीक हो गया। आपने बीच में कहा था कि जो खवातीन हैं उनके अंदर कमर का दर्द ज़्यादा होता है, और जी। उसकी वजह भी आपने बता दी थी कि वो
पॉस्चर अपना सही नहीं रखती। क्यों सही नहीं रखती? पूरा दिन बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जो काम करती रहती हैं, आपकी बात जो है उससे कभी कभी घर में ये मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं कि जब वो ख़वातीन दर्द की कंप्लेन करती हैं तो घर में मौजूद जो मर्द हज़रात होते हैं वो कहते हैं जी क्या करती हो तुम, तो पूरा दिन बैठी रहती हो क्या झुक के? तभी डॉक्टर जो है वो कह रहे हैं कि बैठे बैठे जो है वो शायद दर्द से शुरू हो गया, पॉस्चर सही नहीं रखती। हालांकि वो ऑन दी अदर हैंड कह रही होती हैं कि हम सुबह उठते हैं, रात तक बिस्तर की हम शक्ल नहीं देखते, पूरा दिन कंसेक्टिवली हम कोई ना कोई काम करते रहते हैं। क्या कभी कभी ज़्यादा अपनी बॉडी को थका देने से, क्योंकि मुस्तकिल आप काम में है, मुस्तकिल फिटीक में है, इस वजह से भी ये पेन जो है वो हो सकते हैं? शायद ये भी एक कॉज हो कि ख़वातीन को ये पेन ज़्यादा होते हैं मर्दों की निस्बत? अच्छा, ये जिस तरह ख़वातीन की आपने बात की कि सारा दिन काम करते हैं, तो वैसे तो कहते हैं कि सेडेंट्री नहीं रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, लेकिन इसमें ये बात भी है, लेकिन ओवर एक्टिविटी जब आप करेंगे तो जाहिर सी बात है हर चीज़ की ज़्यादती भी नुकसानदेह होती है। तो वो जिस तरह ख़वातीन करती हैं, ज़्यादा काम करती हैं, थक जाती हैं, तो हम उसमें जो है अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को जो है हम एजुकेट करते हैं कि आपने काम तो करना है लेकिन आपने अपने लिए भी टाइम निकालना है, रेस्ट करना है, प्रॉपर एक्सरसाइजेस करनी है। अगर फॉर एग्जांपल आपको बैक का पेन है तो आपने उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइजेस करनी है। ठीक है। ये जो हम एक मिथ है किस्म की कि घर का काम कर लेते हैं तो ख़वातीन कहती हैं यही हमारी एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं होता है। एक्सरसाइजेस जो है वो करेक्ट पोस्चर में करते हैं, करेक्ट रेजिमेंट के साथ करते हैं, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह मैं हूँ, रिसेंटली मैंने जब से मेरी बेटी पैदा हुई है उसके बाद मैंने कपड़े धोना शुरू किए हैं। पहले मैंने कभी ज़िंदगी में कपड़े नहीं धोए थे। अब मुझे ये होता है कि जी अच्छा साबुन, मतलब अच्छा सर्फ मैं उसके लिए लेके आती हूँ जो चीज़ें वो इम्पोर्टेड होती हैं। तो मुझे होता है कि बजाय कि सिर्फ उसी के कपड़े धोने, प्रोसीजर तो सारा मैंने करना ही है, तो चलो मैं अपने कपड़े भी साथ में धो लेती हूँ। एक ही टाइम पे सब कुछ चल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो काम वाली आंटी है मैं उनका इंतज़ार करूँ, मैं अपने कपड़े भी धो लेती हूँ। डिटर्जेंट भी अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, जो उसके बाद की चीज़ें वो भी मैं अच्छी इस्तेमाल कर रही हूँ, लगा ही ली है, सब कुछ हो रहा है तो अपने भी कर लेती हूँ। अब वो उठाने के लिए बहुत ज़ाहिर है, जब कपड़े गीले हो जाते हैं आप यूँ उठ करके उनको उठाते हो, बहुत भारी हुए हुए होते हैं वो कपड़े जब आप उन्हें उठाते हो। खैर, उससे मुझे लगा कि मुझे कमर के दर्द की शिकायत हो जाती है अक्सर। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप आराम करें, आराम करने का तो वक्त नहीं है, और जब वक्त मिलेगा भी तब भी बच्चे का कोई ना कोई काम, या चले अगर वो जाग ही रहा है तो आप ये तो नहीं कर सकते ना कि अच्छा तुम जागो, जो मर्जी करो, मैं तो सोने लगी हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता है, मैं तो अपनी कमर सीधी करने लगी हूँ, नहीं हो सकता। मुझे बताएं कि क्या, और एक्सरसाइज का भी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बताएं कि क्या सिर्फ स्ट्रेचेस करने से, कुछ अपने आप को थोड़ी बहुत एक्टिविटी करने से जिसमें 5, 10, 15 मिनट में निकाल सकती हूँ, वो करने से क्या ये मसले मसाइल ख़त्म हो सकते हैं जो अभी हल्के हल्का दर्द जो है वो शुरू हो गया? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगी, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं जो है मुझे ब्रेक पे जाने से पहले किया था, मैंने बहुत लंबा सवाल कर दिया है तो मैं माजरत करती हूँ उसके लिए, लेकिन मैंने इसलिए किया था ताकि थोड़ा एक्सप्लेन हो जाए कि हल्का हल्का अभी दर्द शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा अरसे से नहीं है, तो क्या उसके लिए सिर्फ स्ट्रेचेस काफ़ी हैं? ठीक है। अच्छा, जिस तरह आपने अर्ली डिटेक्ट कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि फ़ीमेल जो है अपनी कंडीशन को जल्दी नहीं कर पाती। वो कहती है जब तक काम चल रहा है चलने दे, जब तक बहुत एग्रेसिव ना हो जाए या बिल्कुल बेड रिडन ना हो जाए। लेकिन आजकल की फ़ीमेल्स में ये इम्पॉर्टेंट एजुकेशन है कि हमने जल्दी, अगर हमें स्टार्टिंग में ही थोड़ी बहुत पेन्स आ रही हैं तो हमने इसके लिए एक्शन लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपने कहा कि स्ट्रेचेस भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ आई थिंक एक्सरसाइजेस भी थोड़ी 4-5 एक्सरसाइजेस मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो हमें करनी चाहिए। और जैसा कि इसका पोस्चर से भी बहुत ताल्लुक है। जिस तरह आप कह रही थी कि बैठ के उठाती हूँ, ज़्यादा वजन उठाती हूँ, तो पोस्चर इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी बैक जो है बिल्कुल उस तरह ओवरलोड नहीं होनी चाहिए, कोई जर्की मूवमेंट नहीं आनी चाहिए।
फॉर एग्जांपल जर्क आता है तो एकदम से जिस तरह कह देते हैं कमर पे चुक पड़ गई है, कोई वजनी चीज़ उठाते हैं तो कमर पे चुक पड़ जाती है। इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। और अगर जिस तरह फीमेल्स में अर्ली ये चीज़ें पता चल जाए कि बैक पेन हो रहा है तो उनको अपनी उसी फ़ौरन ही उसके लिए वेरी वेरी नाइस थिंग टू से। यहाँ पर मेरे ख्याल है मैं अपने सवाल से पहले बताऊंगा, अगर हमारा कैमरा टू शॉट बन जाए तो शायद ये बहुत ज़रूरी है। ये शायद किसी शो पे इस तरह करके ना बताया हो, लेकिन आई वुड लाइक टू स्टैंड और मैं आपको बताऊंगा कि एक नीचे से चीज़ उठाने का, जैसे मैं क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ तो मुझे नीचे से चीज़ें उठाने का एक आर्ट है। आपको अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है और आपने अपनी कमर पे जोर नहीं डालना। आपने फॉर इंस्टेंस अगर मैं कैम टू शायद शॉट बन गया, आप देखिएगा कि आई एम राइट और रॉन्ग। यहाँ से अगर आप उठाते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आपको चीज़ उठा रहे हो तो हम यूं करके उठाते हैं, हाँ, हम यूं उठाते हैं, ठीक है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। आप अपनी कमर को पूरा मोड़ देते हैं, दिस इज नॉट राइट। आप अगर यहाँ पर खड़े में, अगर इफ यू कैन सी मी राइट देयर यू कैन, अच्छा अगर आप यहाँ पे खड़े में तो आप अपनी कमर को ये देखें, आप गोडों को भी नीचे कर रहे हैं और आपकी जो कमर है वो स्ट्रेट है, स्ट्रेट से आपने उठाई चीज, ठीक है। मतलब आप यूं नहीं कर रहे, ठीक है, यूं करके नहीं उठा रहे। आप जब यहाँ से नीचे जा रहे हैं तो ये आपने अपना किया, पूरा अपर टोर्सो नीचे किया और फिर आपने चीज को उठाया, ये करके इट इज डिफिकल्ट। लेकिन मैं से नहीं उठाया जा रहा होता ना, इतना भारी एक तो शुरू में इट गेट्स डिफिकल्ट। अच्छा देखें, हम ये भी करते हैं, हमें आखिर और आग भी है जिंदगी में कि हमने सारे कपड़े एक ही दफा लेकर जाकर एक ही बार फैलाने, क्योंकि हमें लगता है कि वो थक जाएंगे, बार आएंगे, छोड़ो एक ही बार उठाती हूँ रखूंगी। और मेरी बात उसकी रीजन है ना, उसकी रीजन है कि कपड़े में नीचे धो रही हूँ, फैलाने मैंने ऊपर है, तो देखो तो आप मैं पूरा उठा के ऊपर जाऊंगी फिर फैला के दोबारा नीचे आऊंगी। ये आपको देखो, नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए आप किसी की या तो सपोर्ट ले लेते हैं या हेल्प, चलो नहीं है, आप क्या करते हैं कि आपने पहला जो लॉट है आपने जिया, आपने फैला दिया, या आप एक ही बार सारे धो लो, कपड़ों से बदबू तो नहीं आना शुरू हो जाएगी। जब धो दिया साइड पे रखते जाओ, वंस दे आर कलेक्टेड फिर आप उनको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर जाओ, क्योंकि बिकॉज देखो इस तरह यू विल आल्सो गेट टाइट, ठीक है। और अपनी बीमारी से बेहतर है कि आप दो चक्कर लगा लें। मैं उसी वक्त मेरी बहन का फोन आ गया तो मैंने फोन जब उठाया तो मैं इतना हंस रही थी कि वो परेशान हो गई। उसने मुझे कहा क्या हुआ है तुम्हें, मैंने कहा कुछ नहीं, मैं नीचे से अभी ऊपर आई हूँ। तो अच्छा, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगी, अगर आप एक दफा ही बहुत ज्यादा वजन उठा के ऊपर लेके जा रही हैं तो आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होंगी। उसके मुकाबले में अगर आप वही चीज हल्का वजन 2 दफा अगर आप चक्कर लगा लेंगी तो आप उससे एग्जॉस्ट नहीं होंगी। और मेरे ख्याल है उससे ज्यादा बेहतर है कि आप अपनी उस परेशानी को खत्म करने के लिए एक नई परेशानी के बेड पे सारी जिंदगी आपको पड़ा रहना चाहिए, क्योंकि कमर का दर्द इज ऑलवेज वेरी बैड। सवाल आपसे मैंने ये करना है, कमर का दर्द, कंधों का दर्द और गर्दन का दर्द, क्या ये सिर्फ फिजियोथेरेपी से ही ठीक होते हैं, एक्सरसाइज से ही ठीक होते हैं, या कोई और भी चीजें हैं, कोई और भी तरीकेकार हैं जिनसे ठीक हो सकते हैं? ठीक है। अच्छा, कमर का दर्द, गर्दन, ये डिपेंड करता है रूट कॉज क्या है। मेनली इसकी रूट कॉज यही होती है, एमएस के प्रॉब्लम होता है, मस्कुलर इशू होता है। मैं माजरत के साथ आपको काट रहा हूं, मैं सिर्फ ऐड कर देता हूं, क्या उस वक्त फौरन एक गोली खा लेना जो पेन किलर है ठीक होता है या नहीं, आपको पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये पेन किलर का हमारे जिस तरह बहुत ज्यादा ये लोगों में कंसर्न है कि दर्द हुई है, कौन उठ के जाएगा, पेन किलर खा लेते हैं। पेन किलर जो है आपको टेम्परेरी रिलीफ देंगे, जितने टाइम के लिए उसका असर होगा, फॉर अ डे और 2 मैक्सिमम इतना होता है, उसके बाद आपको वो दर्द दोबारा शुरू हो जाएगी। तो पेन किलर का वैसे ही आजकल लोगों में इस तरह काफ़ी ज़्यादा रुझान आ गया कि वो मेडिसिन से ज़्यादा वो कहते हैं हमें मेडिसिन नहीं खानी, हमें एक्सरसाइजेस बता दो। डॉक्टर निम्रा, जैसे ही दर्द हुआ मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास भागना चाहिए, पेन किलर ले लूँ या आइसिंग कर लूँ, पहला एक्शन क्या होगा? कहीं पे भी दर्द हुआ है, दर्द निकला है, मुझे नहीं पता है क्या दर्द है, पहला एक्शन एज अ डॉक्टर आप क्या रिकमेंड करेंगे? पहला एक्शन मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप नियर बाय फिजियोथेरेपी के पास ही जाएं बिफोर टेकिंग पेन किलर्स। पेन किलर्स का एडवर्स इफेक्ट्स भी आते हैं, और वो भी नहीं, आइसिंग और हीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे लोगों का होता है कि सूजन भी हुई है ना तो वो वहाँ पे हीटिंग कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है, बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। आइसिंग हमने तब करनी है जब हमें लगे कि उस एरिया में स्वेलिंग है। स्वेलिंग के टाइम पे हम आइसिंग कर सकते हैं। अगर आप देखें कि स्वेलिंग नहीं है, जस्ट पेन है मुझे, तो उस टाइम आपने हीटिंग करनी है। अच्छा, ये सवाल अपने आप में बड़ा जरूरी है कि कब आइसिंग करें, कब आइसिंग करें, कब हीटिंग करें। एक और चीज, जो लोग जो है ना कुछ ऐसी ऑइंटमेंट्स लगा लेते हैं जिससे आपको पेन रिलीफ हो जाता है, या आजकल तो स्प्रेज भी आ चुके हैं। आप घर में एक आवाज निकालते हैं, वो कमर के दर्द वाली दवाई की तरह मुझे गोडे में दर्द के इधर भी लगा, आप उसके ऊपर जो है वो लगा लेते हैं बाम सा कुछ, और उसके ऊपर एक पट्टी बांध लेते हैं, क्योंकि कहते हैं जी उसको गर्म रखने
करने की जरूरत होती है, उसके ऊपर एक पट्टी बांध लेते हैं, वो कुछ देर आपको कुछ ऐसे लगता है जैसे खिंची पड़ रही है या कुछ हो रहा है, उसके बाद आपको पेन रिलीफ हो जाता है। क्या वो ठीक है, वो कर सकते हैं आप? अगर आपको कोई चोट लग गई है या वैसे ही कमर में दर्द है तो वो ठीक है, या वो भी अगर प्रोलॉन्ग होता रहे तो आपने नहीं करना, आपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना? जी अच्छा, ये पेन किलर जो जेल्स होती है, ये इसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होता, ये आप इजीली कर सकते हैं। हम पेशेंट्स को वैसे भी होम प्लान में जब एक्सरसाइजेस देते हैं तो उसमें हम यही कहते हैं कि आपने पहले एक्सरसाइजेस करनी है, कोई भी पेन किलर उसको ज़्यादा दबा के मसाज नहीं करना, जस्ट अप्लाई करनी है स्लाइट हैंड के साथ, और ऊपर आपने हीटिंग या कूलिंग जो भी आपने उस टाइम के लिए आपके लिए रिक्वायर्ड हो। ठीक है, तो इसका एज सच कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। एक चीज बच्चों के हवाले से मैं पूछना चाह रही थी कि बच्चे जो है, लाकड़ा तो नहीं मेरे से लगा, मेरे दो पूछते हैं, मेरे भी दो पूछते हैं, आप पूछ लो, एकदम से वो दिमाग में आता है ना तो निकल जाती है चीज़। बच्चों के हवाले से, बच्चे जो हैं वो जब भी घर में कुछ खेल रहे होते हैं या कुछ इस तरह का, तो चोटें लगती हैं, माएँ जो है वो घर में कुछ ना कुछ रेमेडीज़ करके उनको बेहतर फील कराने की कोशिश करती हैं। क्या बच्चों को भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाना चाहिए या नहीं, जो भी रेमेडीज़ घर में हों? क्योंकि जाहिर है वो बहुत बच्चे होते हैं, और दूसरा ये कि उनकी जो कुव्वत मुदाफ़ियत होती है वो भी बड़ी रैपिडली काम कर रही होती है, तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे या उनको कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, बच्चों का फिजियोथेरेपी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चे जिस तरह पता है कि वो एग्जैक्ट अपना नहीं बता सकते कि मुझे कितनी दर्द की शिद्दत हो रही है या मुझे एग्जैक्ट क्या मसला हुआ है, तो वो डॉक्टर्स के पास आप लोग लेके आएंगे, हम लोग प्रॉपर उनकी एग्जामिनेशन करते हैं, प्रॉपर असेसमेंट करते हैं, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं लेके जा पा रहा। तो आई थिंक इसके लिए आपको फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। घर में जो है बच्चा इतना सही से बता नहीं रहा होता, रो रहा होता है, उसको नहीं पता चलता, तो घर वाले जो है वो सिंपल सी कोई अपनी तरफ से मालिश कर देंगे, टिकोर कर देंगे जहाँ पर उसको लगी हुई ना। हाँ जी, इसी तरह ही होता है। बता नहीं सकता, तो यकसा मुफीद है दोनों के लिए। आई थिंक कंसल्ट की जरूरत है। डॉक्टर निम्रा, अब इससे पहले कि ब्रेक ले ले, मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। फिजियोथेरेपी की जो एक मिथ है वो अब यहाँ पर ब्रेक करना चाह रहा हूँ। ये होता है कि जब भी कोई दर्द होता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास इसलिए नहीं जाते, ये तो अब पूरे महीने हर रोज चक्कर लगाना पड़ेगा, इतनी जान जोखों में किसी की भी नहीं है, और अक्सर बुजुर्ग अफराद को होता है, वो कहते हैं कोई रहने दो, घर अगर किसी को बहुत फाइनेंशियली स्टेबल है तो घर बुला लेगा, लेकिन यूजुअली लोग नहीं होते, तो वो कहते हैं बार बार जाने से बेहतर है कि हम घर में ही थोड़ा सा आराम कर लेंगे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं आराम कर लो ठीक हो जाओगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जरूरी नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप पहली बार गए तो आपको बार बार आना पड़ेगा, शायद वो आपको एक्सरसाइज घर के लिए दे दे? इज दैट ट्रू? यस, इट इज़ ट्रू, लेकिन इसमें मैं ये कहूँगी जिस तरह आप कह रहे हैं कि रोज़ रोज़ नहीं आ पाते पेशेंट्स, हमारे इधर भी पेशेंट्स हमारे क्लिनिक में, एनजे फिजियो फ्रेंड क्लिनिक में हमारे पेशेंट्स आते हैं, तो स्टार्टिंग में हमारी पिछले दिनों भी इस तरह ही पेशेंट आई थी, बहुत घबराई हुई थी, तो वो नहीं चाह रही थी एक्सरसाइज करवाना, लेकिन जब पेशेंट इफ़ेक्ट देखते हैं एक्सरसाइजेस का, प्रॉपर सेशन लेके जब वो इफ़ेक्ट देखते हैं तो उनका मोराल बहुत हाई हो जाता है। तो वो खुद चाहते हैं कि नहीं, इधर हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रही है, हमारी बॉडी में रिकवरी उन्हें फील हो रही होती है। तो हम ऐसा करते हैं कि जब पेन होता है जिस टाइम, उस टाइम हम कंटिन्यूस पिलाते हैं, वो मिनिमम 5 to 7 सेशन होता है। उसके बाद जब पेन सबसाइड हो जाती है, फिर हम पेशेंट की कन्वीनियंस के लिए उसको कह देते हैं कि आप अल्टरनेट डेज पे आ जाएं या 2 to 3 डेज छोड़ के इस तरह करके आ जाए, जिसमें हम पेशेंट की स्ट्रेंथनिंग पे वर्क करते हैं। अच्छा डॉक्टर निम्रा, एक चीज़ जो पाकिस्तान में बहुत कॉमनली देखी जाती है, हमायों को एक तकलीफ, अगर हम ब्रेक लेके वापस आके, अच्छा ठीक, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कई मत जाएगा, देखते रहिए कोर्स, तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल था जिसको मैं अधूरा छोड़ के गई थी डॉक्टर निम्रा के सामने। डॉक्टर निम्रा, हमारे पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत कॉमन है, हुमायूं को एक मसला हुआ, हुमायूं को एक दर्द उठा, हुमायूं जो है मे बी किसी बहुत अच्छे डॉक्टर के पास चला गया, उसने इसका दर्द ठीक भी कर दिया। अब कुछ ऐसे बाद कमर का ही कोई दर्द मुझे उठा है, तो मैं डॉक्टर के पास जाने की बजाय मैं हुमायूं से कहूँगी कि मुझे बता दो तो मैं क्या क्या बताया था डॉक्टर ने, मैं भी वही चीज़ें जो है वो कर लेती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, आपको हुमायूं से पूछेंगे नहीं, हुमायूं हम पाकिस्तानी इस तरह खुद आपको मशवरा दे देंगे कि आपने जाना नहीं है, मैंने ले मसला और मैं तो ठीक हो गया। बिल्कुल, देखो ये मैंने किया था, ऐसे ऐसे किया था, चुट्टी दे दो, काला मिर्च डालो तो खाओ तो बस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो एक दूसरे की देखा देखी, ये वाले क्रॉनिक पेन्स होते हैं, ये आगे जाके और ज़्यादा बुरे भी हो सकते हैं, बेड रिडन भी आपको कर सकते हैं। तो इसमें क्या देखा देखी, ये ट्राई कर लेना कि जी इसको ने ये एक्सरसाइजेस की थी, मैं भी ट्राई करके देख लेती हूँ कि हो सकता है मैं इससे ठीक हो जाऊँ, क्या ये ठीक है?
ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आई मस्ट से दिस, क्योंकि कॉज जो है वो हर एक की डिफरेंट है। उनको किसी और वजह से पेन हो सकता है, आपका बैक पेन किसी और वजह से हो सकता है। तो ये जो हमारे लोग बहुत मशवरे देते हैं कि हाँ मुझे भी ये हुआ था, तुम भी ये कर लो, तो ये आई मस्ट से कि इस तरह नहीं करना चाहिए। आपकी अपनी कॉज होगी, उनकी अपनी कॉज होगी, और वो ट्रीटमेंट अगर आप अप्लाई करें मे बी वो आपको सूट ना करे, तो ये हो सकता है कि उससे फिर कंडीशन और वर्स होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि अगर आपको है तो आप डायरेक्ट डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, बजाय इसके कि आप एक दूसरे से पूछें और गलत कोई ट्रीटमेंट अप्लाई हो। अच्छा, मैं जब हलीमा ने बात की तो मुझे याद आया, मैं क्योंकि दूसरी बात जिक्र आया एक्सरसाइज का, अल्लाह खैर करे, तो मैं जब एक्सरसाइज करता हूँ तो वहाँ पे जो इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, तो वो कभी कभी वो मुझे कहते हैं आप ठीक नहीं कर, अच्छा आई एम डूइंग इन कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सरसाइज, और मैं क्योंकि वेरिएशंस करता हूँ, मैं खुद करके, आपको पता होता है आपका मसल हिट हो रहा है, आपको पता चल रहा है, वो कहते हैं नहीं आप जरा इसको, और मैं लिटरली मेरे हाथ में डंबल है, वो भी 22.5 किलो का, एक हाथ में 22.5 किलो जितने आटे की बोरी होती है, और एक हाथ में 22.5 का, ठीक है, शो ऑफ नहीं कर रहा, मतलब मैं इसीलिए बताना चाह रहा हूँ कि बहुत वजनी डंबल है, और वो मेरा एंगल ठीक करो, मेरे हाथ पे आ गया, कहता आगे करे इसको, आगे करे, और मेरा दिल चाहा कि वही डंबल उसके सर में मार दूं, ठीक है। एंड देन अगेन एक बंदा आया और वो मुझे एक्सरसाइज कर रहा, और मैंने जो वेरिएशन, जाहिर बात है हमें मशवरा देने का शौक होता है, वो कहता है एक से कैसे कर रहे हैं हाथ, उसने मेरे ना कमर पे हाथ रख लिया, ऊपर हो थोड़ा सा और ऊपर हो, और मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, मैंने कहा भाई मैं अगर एक्सरसाइज कर लूँ इजाजत, और मैं लिटरली लगा, मैंने कहा मैं एक्सरसाइज कर लूँ, इजाजत है आपकी, आप मतलब हमें मशवरा देने का इतना शौक होता है। अच्छा, सेकेंडली व्हेन इट कम्स टू फिजियोथेरेपी, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये लगता है, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि घर के टोटकों से नहीं, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए, लेकिन आप मुझे ये बताएं, हम फिर बात करते हो पुराने वक्तों की, जब हमारी नानी दादियों गर्दन में दर्द हो, कहते थे ऐसा ठकोर की थी तो एक मिनट ठीक हो गया, तो तब ठीक हो जाता था, अब क्यों ठीक नहीं हो सकता, अब डाइट पे भी हम इस पर नहीं डाल सकते, तो ये क्या वजूहात हैं? आपको क्या साइंस से ये बताया है कि पहले तो नहीं ये चीज़ें होती थी, फिजियोथेरेपिस्ट ही नहीं थे, सब कुछ ठीक हो जाता था, थे लेकिन आम नहीं थे, तो अब क्यों ये जरूरी हो गया? अच्छा, आपने कहा कि डाइट का इसमें नहीं, लेकिन आई मस्ट से कि डाइट का इम्पोर्टेंट रोल है। अच्छा, गुड। पहले की जो डाइट्स थी, अब की जो डाइट्स है, उसमें बहुत फ़र्क है। पहले के लोग बहुत खालिश ऑर्गेनिक ग़िज़ा खाते होते थे, उनको उस तरह अगर पेन भी होता था तो वो छोटी मोटी चीज़ें भी कर ले तो वो सबसाइड हो जाता था, क्योंकि वो इतनी क्रिटिकल या क्रूशियल स्टेज तक नहीं पहुंचा होता था। अब हमारी डाइट थोड़ी सी जो पहले के वक्तों में थोड़ी सी आर्टिफिशियल कहले हो गई है, तो इसीलिए जो हमें हल्का सा भी पेन होता है या हल्का सा भी कुछ होता है वो हमें ज़्यादा फील होता है, तो इसके लिए डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके अलावा मैं कहूँगी सप्लीमेंटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 20-30s यू हैव टू टेक द सप्लीमेंटेशंस। बट हलीमा, व्हेन यू वर आस्किंग व्हेन यू आस्किंग दीस क्वेश्चंस, तो मुझे उस वक्त आ रहा था, आपने कहा, हम दोनों ही पूछ रहे थे कि इसके अलावा फिजियोथेरेपी क्या अलावा होता है, तो अक्सर जब हम कभी दर्द निकलता है तो वो मेरे दोस्तों कहते हैं, मतलब लड़के, हल्दी नहीं वो कहते हैं यार मसाज कराओ जाके, ठीक है आप मसाज करा लो, मसाज ठीक हो जाए। क्या फिजियोथेरेपी की जगह मसाज से चीजें ठीक होती है? और एक अदर प्रोसेस भी है जिसमें एक्यूपंक्चर कहते हैं उससे, एक्यूपंक्चर आप कहते हैं, एक्यूपंक्चर आपकी तरफ चले जाओ। सो क्या ये दूसरी ट्रीटमेंट भी उतनी ही बेनिफिशियल है जितनी फिजियोथेरेपी है? डिपेंड ऑन द केस टू केस भी डिपेंड करता है, लेकिन आई मस्ट से कि मसाज जो है वो बिल्कुल भी इसका हल नहीं है। हमारे क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं, वो हमें ये कह रहे होते हैं, बाकायदा बताते हैं हमें कि हमने मसाज करवाया था, हमारी कंडीशन वर्स हो गई है, और क्योंकि जो मसाजर है उसको नहीं पता होता मसल की क्या इंसर्शन है, क्या ओरिजिन है, किस डायरेक्शन में हमने मसाज करना है, कितना प्रेशर हमने अप्लाई करना है, उनको इन चीज़ों का बिल्कुल नहीं आइडिया होता। वो जस्ट एक उनकी ग्रिप होती है, वो उसी में करते हैं। तो पेशेंट टू पेशेंट जिसकी कंडीशन जो है वो क्रॉनिक होती है, मैं थोड़ा सा शायद आपसे एग्री नहीं करूंगा, आपने मुझे आके वापस आके बताना, बिकॉज हलीमा आपकी भी मदर और फादर इस तरह के होंगे कि वो कहते होंगे, वो पता है एक सुल्तान कोई बंदा बैठता है, बन्नी में बंदा बैठता है, वो ऐसा पट्टा चढ़ाता है, मैं उससे भी चढ़ा दी, मेरे तो कहते घर वाले, ठीक है, मेरी नानों ने कहा कि जी, लेकिन मैंने ये चीजें सुनी भी है। हाँ, वो कहते हैं वो बड़ा फिट पहलवान है, पहलवान बदर, और वो आके हमारे घरों में भी रहा है, मरी में, और यार वो कर भी देता है, ठीक भी कर देता है। आपने बताना है कि क्या चक्कर है? थोड़ा सा ब्रेक, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मेरा स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है इन छोटे टोटकों में। हलीमा कहीं बहुत ही अजीब से लोगों में बैठ रही है। हलीमा, मैं तो कह रहा हूँ, आई वांट यू टेल दैट क्लियर। बताओ। अच्छा, मैं बताती हूँ आप लोगों को। हम देसी टोटकों की जो बात कर रहे हैं, घर में जो लोगों को बताना शुरू हो जाते हैं, मैंने पिछले दिनों एक जगह सॉरी, इसकी रील कटनी है मुझे, आई वांट दिस रील।
मैंने पिछले दिन एक जगह बैठ के कहा कि मेरी ना बहुत ज्यादा बाल खराब होना शुरू हो गए, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ ना, गिर रहे हैं। तो मेरे साथ मैंने कहा, मुझे बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया कि आप PRP करा ले, तो उससे ना आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो ज्यादा अच्छी हो जाती है, तो आपके बाल जो है वो रीग्रो हो जाते हैं। आपको ब्लड दोबारा इंजेक्ट इसलिए किया जाता है कि उसमें ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, तो आपके तो बेहतरीन किस्म के जो है ना आपके बाल, जो आप ही के बाल होते हैं वो अंदर मौजूद होते हैं, निकल नहीं रहे होते या कमजोर हो रहे होते हैं, वो सही तरह से निकलना शुरू हो जाते हैं। उस बंदी ने मुझे कहा, मैं आपको नेचुरल PRP बताती हूँ। मैं बड़ी खुश, मैंने कहा नेचुरल, वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा, उसने आगे से मुझे कहा कि जी नेचुरल PRP ये है कि आप किसी ऐसी बंदी के साथ बैठे जिसके बालों में वो जुए, वो आ जाएंगे आपके बालों में, जुए आपके बालों में जाके आप स्कैल्प के साथ चिमड़ के आपका खून पिएंगी। जब खून पिएंगी तो खून की गर्दिश यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। नेचुरल PRP, बाल ही बाल। ये मुझे प्लीज कहना, तुम्हारी काम स्टाफ मेंबर था ना? स्टाफ था ना? हाँ, ऑफ कोर्स ये स्टाफ ही कह सकते हैं, मतलब ये कोई इतना मैं कहता हूँ वाह 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 वाह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैंने आपसे जाने से पहले पूछा था, जो कहते हैं पहलवान से पट्टा चढ़ा दो, पहलवान ये कर देगा, किसी की टांग टूट जाए तो पहलवान एक होते हैं, कोई ना कोई किसी बन्नी या किसी सुल्तान के कूपे के जो बैठे होते हैं, और वो 2 दिन आपके घर आते हैं, वो ठीक भी करके चले जाते हैं। और मैंने अपनी नानों का ठीक होते देखा है, तो वो क्या है पहलवान के हाथों? ये कंडीशन टू कंडीशन आई मस्ट से कि वेरी करता होगा। जिस तरह अगर वो होता है कि जिस तरह पट्टा जिस तरह कह रहे उतर गया, तो वो नॉर्मल एक ऐसी पोजीशन में उनको करते होंगे कि वो वापस आ जाता होगा, लेकिन ये हर चीज़ में, हर कंडीशन में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं हो सकता। अगर आप चढ़वा भी लेके, आपको 1-2 दिन बाद वो खुद ही कहेगा कि मुझे दर्द हो रही है, उधर चढ़ तो गया लेकिन मुझे उस साइड पे अभी भी दर्द हो रही है। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि प्रेफरेबल नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी। हम तो अपने पेशेंट्स को बिल्कुल मना करते हैं कि आपने इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करवानी। बेहतरीन हो गया। डॉक्टर निम्रा, मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग, एक तो हुमायूं की तरह के लोग होते हैं जो एक्सरसाइज को बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रिलीजियसली नहीं करते, 2 दिन की, हफ्ता नहीं गए, फिर 2 दिन की, फिर हफ्ता नहीं गए। कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कभी कभी करते हैं, जैसे जी फैमिली गैदरिंग हुई भी थी, कोई स्पोर्ट्स खेल ली, क्रिकेट खेल ली, कुछ खेल लिया, उसके बाद उनको मस से जो है पेन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। वो भी किसी डॉक्टर के पास जाना तो दूर की बात, कभी कोई दवाई ले ली, कभी कुछ लगा लिया, कभी कुछ ऐसा कर लिया। वो फिर आपको, जब आप थोड़ी एज में जाते हैं, 40 क्रॉस करते हैं आप, तो डॉक्टर आपको कहते हैं, और जब तब आपसे बर्दाश्त बाहर हो जाती है तो आप जाते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि एक बहुत पुरानी चोट है, एक बहुत पुराना जख्म है, जो अब आके आप की जो बॉडी है वो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही। तो वाकई क्या ऐसा होता है कि कोई पुरानी चोट जिसको आपने एड्रेस ना किया हो, वो 40s के बाद जाके आपको इतना तंग करना शुरू कर दे कि फिर उसके बाद आप बिल्कुल रह जाए उस हिस्से से? यस, अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ऐसे होता है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि पहले दर्द होता है, फिर वो उसी टाइम ही पेन किलर्स वगैरह या जेल से वो ठीक हो जाता है, लेकिन साल बाद, 2 साल बाद वो दोबारा अकर होना शुरू हो जाता है। 40s के बाद ज़्यादा इसलिए फील होता है क्योंकि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। बॉडी जो है, डीजनरेटिव चेंजेस फीमेल्स में ज़्यादातर आते हैं, जिसकी वजह से जो है उनको फिर ज़्यादा फील हो रहा होता है, और एट अ टाइम वो उस साइड पे उस तरह प्रॉपरली हील नहीं हुआ होता। स्लाइड सा पेन कम हुआ तो हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में चले गए, तो हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वो जब कंडीशन ज़्यादा वर्स होना स्टार्ट हो जाती है, फिर दोबारा हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि ये 2 साल पहले हुआ था, तब तो ठीक हो गया था। तो फिर हम उनसे पूछते हैं कि दोबारा आपको कब ज़्यादा पेन स्टार्ट हुए, तो वो इसी तरह कहते हैं महीना पहले मुझे दोबारा इसकी शिद्दत महसूस हुई है। तो ये उसी टाइम जब पहले आपका पेन होता है, जब पहले आपको चोट लगती है, अगर आप उसी टाइम ही प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट करवा ले, प्रॉपर इलाज करवा ले, तो इसके रीअकरेंस के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, एज़ कम्पेयर टू कि आप उस टाइम इतना इसको इग्नोर करें और बाद में फिर आपको ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो। ठीक है डॉक्टर निम्रा, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, और अब देयर इज़ डिजीज़ के बारे में हम बात करेंगे, बीमारी के बारे में बात करेंगे और उनसे आगाही लेंगे। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। अच्छा डॉक्टर निम्रा, आपसे मैंने सवाल पूछना है एक बीमारी के बारे में जो कि है फालिज।
जब फालिज होता है लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई ले लेते हैं और दवाई के बाद ना उन्हें डॉक्टर बताता है और ना उन्हें खुद पता होता है कि उन्हें एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाना है ताकि वो स्ट्रेंथ जो उन्होंने लूज की है, चाहे कम 10%, 2%, 30%, वो वापस भी आ सकती है अगर वो एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए। इस हवाले से आगे कीजिए। वेरी गुड फॉलिज जो है स्ट्रोक, बेसिकली हमारी मेडिकल टर्म्स में इसको स्ट्रोक कहते हैं। ये हमारी बॉडी के एक साइड पे भी हो सकता है, चारों साइड्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल फिजियोथेरेपी का ये है कि इस पे कोई ऐसा उस तरह पेन किलर्स वगैरह कोई भी इस तरह इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं अदा कर पाती। पेशेंट जो है स्टार्टिंग में बिल्कुल ही उनकी रेंजेस कम होती है, सेंसेशंस बास पेशेंट को नहीं फील हो पा रही होती, ठंडा गर्म का हम उनसे पूछते हो कहते हैं हमें नहीं पता चल रहा। तो हमने यही देखना होता है, फिर हम उनकी स्टार्टिंग में जो है रेंज ऑफ मोशंस जिनको रोम्स कहते हैं उनको हम उससे स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्ट्रेंथ बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। EMS हम उनको करते हैं, मस्कुलर स्टिमुलेशन उनको हम प्रोवाइड करते हैं। ये एक स्लो प्रोसेस है लेकिन इसकी जो है रिकवरी अच्छी होती, नॉट 100%। क्या स्ट्रेंथ वापस आती है अगर बहुत कम गई हो या बहुत ज्यादा गई हो? दोनों केस में बताइएगा कितनी परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ जब चली जाती है स्ट्रोक की वजह से, फालिज की वजह से, तो वापस आ सकती है एक्सरसाइज के बाद? ये डिपेंड करता है कि फॉलिज की परसेंटेज कितनी है। ठीक है। अगर कम परसेंटेज की है तो पहले हम उसको जो है नॉर्मल रेंजेस उसकी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जब वो आ जाती है तो फिर हम डेफिनेटली स्ट्रेंथ कितने mm का है फालिज उससे अंदाजा हो जाएगा कि अगर ज्यादा mm का है तो ऑफ कोर्स थोड़ा मुश्किल होगा स्ट्रेंथ, लेकिन फिजियोथेरेपी से बहुत फर्क पड़ सकता है। फर्क पड़ सकता है, लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा मॉडिफाई हो सकता है। एक पेशेंट जिसको आप फिजियो नहीं करवा रहे उसका आप कंपैरिजन करें दूसरे पेशेंट के साथ जो फिजियो करवा रहा है तो बहुत ज्यादा आपको डेफिनेटली एक पेशेंट बिल्कुल सेडेंटरी हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है किसी और पे। इधर हम पेशेंट को जो अल्टरनेट्स बता सकते हैं, अगर आप हाथ नहीं यूज कर पा रहे तो आप इस तरह करके अपना काम कर सकते हैं, उनको हम इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बच्चों के हवाले से ही दोबारा मेरा सवाल है, बच्चों को जब आप उठाते हैं एट टाइम्स जो है उनके साथ कोई गेम ऐसी खेल रहे होते हैं या कुछ इस तरह का होता है कि हम उनके बाजुओं से उनकी पूरी बॉडी को लिफ्ट अप कर रहे होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि जी या तो कभी कभी हेयर लाइन फ्रैक्चर आ जाता है उनको, या फिर कंधा ही निकल जाता है, बाजू निकल गया जी, कंधा निकल गया, क्योंकि कोई ऐसी किकली डाल रहे थे या कुछ इस तरह का बच्चों के साथ जो है वो गेम हो रही होती है। क्या डाल रहे थे? किकली। अच्छा किकली डाल रहे थे या कोई गेम इस तरह की खेल रहे थे कि बच्चों के साथ इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं। उसके बाद जो है बच्चों को फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाना, उनकी रोज़ाना फिजियोथेरेपी कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे जाना भी नहीं चाह रहे होते। एक अननोन बंदा है, जाते हैं रोना पिटना डाल देते हैं, वहाँ पे माँ बाप भी शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, डॉक्टर भी बेचारा शर्मिंदा हो जाता है। उनके लिए क्या घर पे माँ उनको फिजियोथेरेपी की जो भी ट्रेनिंग वगैरह दी जा सकती है या नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही लेके जाना ज़रूरी है ताकि वो रोज़ाना की बुनियाद पे देखे कि इन लोगों को ठीक हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कोई फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, क्योंकि एट टाइम्स ऐसी जगह पे होता है आप उसको प्लास्टर भी नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए क्या रोज़ाना लेके जाना चाहिए? ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने पेरेंट्स की एजुकेशन करनी होती है, जिस तरह आप कह रही है बच्चों को गलत उस तरह उठा लेते हैं, क्योंकि बेबीज़ की जो बोन्स है बहुत फ्रेजाइल होती है, उनको आप हल्का सा भी जर्की मूवमेंट भी करेंगे तो वो इजीली डिसलोकेट हो सकती है। तो हमने ये पहले उनकी एजुकेशन लाजमी करनी होती है कि आप इस तरह करके नहीं पकड़ना, बिल्कुल चेस्ट से पकड़ सकते हैं, शोल्डर्स, क्योंकि उस टाइम पे उनके जॉइंट्स उतने जो है मजबूत नहीं होते। और सेकंड बात ये कि जब फिजियो के लिए और ये किस एज तक मजबूत नहीं होते उनके जॉइंट? ये टोडलर एज जो होती है 3, 5, 7 तक हो जाते हैं। 7 तक ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब फिजियो के लिए आपने बात की, अभी भी हमारे क्लिनिक पे जो है पेशेंट आती है, छोटी सी है, 5 इयर्स की CP चाइल्ड है, तो उसमें स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा तंग करती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइजेस इस तरह इंगेज उसको करवा लेते हैं कि वो उसके लिए एक तरह के फन हो जाती है, फन एक्टिविटी वो उसके भी हो जाती है, और हम उसके साथ साथ अपनी एक्सरसाइजेस भी करवा लेते हैं। तो चिल्ड्रन ऐसा उस तरह तंग करते हैं, लेकिन आपको एक्टिविटी बेस्ड करना पड़ता है ताकि वो कर सके, इंगेज करना पड़ता है बेसिकली चिल्ड्रन को, कि वो आराम से अगर किसी भी उसमें इंगेज होगा तो हम इजीली अपने एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर निम्रा, यहाँ पर एक टाइम आया था जब आपने पता नहीं आपने देखा होगा नहीं, केबल पे ऐड आना शुरू हुए थे जिसमें बेल्ट का बहुत दौर चला था, लोग ऑनलाइन बेल्ट मंगवाना शुरू हो गए थे, एक अजीब सी कमर्शियल लगती थी, इतनी अजीब भद्दी सी लैंग्वेज में, और वो बेल्ट कहते थे कि खरीद ले, और सोना बेल्ट, मोना बेल्ट, घोना बेल्ट होता था, वो आप लेते थे, लोगों ने लेना शुरू कर दिया कमर के दर्द के लिए जिनको दर्द होता था। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या खवातीन अगर घर में बेल्ट पहन के फिरे और काम करे तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? छोटा सा ब्रेक लेते, उसके बाद पूछेंगे, कहीं मत जाएगा, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने बड़े मजेदार सा सवाल आपसे पूछा था कि क्या बेल्ट अगर खवातीन लगा ले, जो हम अक्सर एक्सरसाइज में लगाते हैं, उससे अगर वो उसके साथ काम करे तो क्या उससे जो काम करने की शिद्दत है उसमें कमी भी आ जाती है और आपकी कमर के पोस्चर्स भी ठीक रहते हैं? बेसिकली होता है, इससे बेल्ट जो है वो आपकी बॉडी को स्टेबिलिटी। अच्छा सवाल, ये अच्छा सवाल। जी, अच्छा सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैंने कहा है आपको जाने से पहले कि आपको बहुत अच्छा सवाल पूछा। वेरी गुड यार, वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू। अच्छा, ये जो है हम पेशेंट्स को कहते हैं, क्योंकि क्लिनिक में तो हम खुद उनका पोस्चर एडजस्ट करवा लेते हैं कि आपने इस तरह करके रहना है, ज़्यादा टिल्ट नहीं होना, जर्कनिंग मूवमेंट नहीं करनी। घर पे हम उनको लाजमी कहते हैं कि अगर आपके पास बेल्ट है तो पहले फर्स्ट डे तो हम उन्हें खुद पहनाते हैं ताकि उन्हें प्रॉपर पता चल जाए कि प्रेशर किस तरह से पहननी है। हाँ जी, बिल्कुल स्पाइन के साथ मिड में आपने रखनी है, प्रेशर कितना अप्लाई करना है, ज़्यादा टाइट नहीं बांधनी। उससे ये होता है कि घर में अगर कोई उनका एबनॉर्मल पोस्चर भी हो जाए ना, तो वो बेल्ट जो है उनके बैक को कर लेती है, स्टेबल रख लेती है, बिल्कुल स्टेबल रहती है। तो अगर उस तरह उनके जर्की मूवमेंट भी आने से कम होती है और जो बॉडी बिल्कुल स्टेबल रहती है, आप किसी भी पोस्चर में अगर कोई भी काम करें तो बेल्ट तो हम वो एडवाइस करते हैं पेशेंट्स। अच्छा, लेकिन बहुत सारी खवातीन जो हैं वो गर्मियों में कहती हैं कि नहीं बेल्ट नहीं पहनी जाती, पसीना आ रहा होता है, और पसीना वो जो बेल्ट होता है उसका एक खास किस्म का मटेरियल भी होता है ना, तो वो उसके अंदर, हाँ उसके अंदर तो बहुत ज्यादा पसीना आता है, फिर वो जस्ट भी नहीं होता ना, मतलब कोई टॉवल और आप उसके ऊपर से खारिश भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा मोटा बेल्ट उसके अंदर तो हाथ बना जाए आपका, तो फिर आप क्या करें? बंद भी होती है वो, तो फिर उसके अल्टरनेटिव क्या है? क्या उसके अंदर कुछ रख लें क्या? बेल्ट अगर आप डायरेक्ट स्किन पे लगा रही है तो फिर उससे जो है स्वेटिंग वगैरह आ सकती है, लेकिन अगर आप अपने कपड़ों के ऊपर ही पहन रहे हैं तो उससे ऐसा उस तरह नहीं प्रॉब्लम। अच्छा, ये ज्यादा बेहतर है कि कपड़ों के ऊपर आप पहने पहन सकते हैं अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है। हाँ। अगर आप डायरेक्ट स्किन पे पहन रहे हो, उससे स्वेटिंग होती है तो उससे स्किन खराब होने के भी चांसेस होते हैं, तो फिर हम उन पेशेंट्स को जो है वो हम कहते हैं कि आप कपड़ों के ऊपर भी पहन सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। तो डॉक्टर इमरा, एक मजेदार सा सवाल है, इसका आप जवाब दीजिए। मुझे बताइए, कायरोप्रैक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट में कितना फर्क है? अक्सर लोग कहते हैं कायरोप्रैक्टर के पास जाओ, ये बिल्कुल जो आपके कंधों में दर्द शर्द है ना, कमर का दर्द है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उसके हवाले से बताइए क्या हो? अच्छा, कायरोप्रैक्टर जो है वो जॉइंट्स को बेसिकली करते हैं। अगर हाइपोमोबाइल है तो एक दफ़ा जो कह रहे हैं नॉकिंग साउंड आती है, वो वापस अपनी उस पे जगह पे आ जाता है। अच्छा। लेकिन ये कि टेम्परेरी रिलीफ होता है, उस टाइम पेशेंट कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उसके अराउंड जो मसल्स होते हैं उनको फिर स्ट्रेंथन अप करना होता है, वो चीज़ फिर हम फिजियोथेरेपिस्ट कराते हैं। अच्छा, जो डिस्क स्लिप हो जाती है, ये मुझे बड़े मजे की बात लगती है, डिस्क स्लिप पे कहता था इसको पहले, ये जो डिस्क स्लिप हो जाती है और फ्रोजन शोल्डर होता है, इसका क्या फिजियोथेरेपी इलाज है, या ज़्यादातर लोग कहते हैं नहीं इसका फिजियोथेरेपी इलाज नहीं है, इसका इलाज फिर सर्जरी ही है? ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज में आया है। फ्रोजन शोल्डर के हर स्टेज पे फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है और पेशेंट को बिल्कुल रिकवर कर देती है। डिस्क स्लिप में ये होता है कि बहुत ज़्यादा एंड स्टेज पे ना हो, स्टार्टिंग में हो तो वो इजीली रिकवर हो सकती है फिजियो से। और जो सर्जन्स है वो ये अक्सर पेशेंट को इतना वो भी नहीं होता, स्टार्टिंग की स्टेज ही होती है, सर्जन उन्हें कह देते हैं कि सर्जरी करवानी है, वो बस अपनी कमाई के लिए एक तरह से कह ले कि वो पेशेंट को घेरने के लिए। लेकिन आप मेडिसिन के बारे में बार बार कह रही हैं कि आप बंदा स्टॉप कर दे, पर हलीमा भी एग्री करेंगी और आप भी एग्री करेंगी, मेडिसिन इज अ वेरी रैपिड प्रोसेस जो हमें चाहिए आजकल की इस इकोनॉमिकल दुनिया में, इस सोशियो इकोनॉमिक दुनिया में हमारे पास इतना वक्त नहीं कि फिजियोथेरेपी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सब्र बड़ा चाहिए होता है फिजियोथेरेपी के लिए। इसके हवाले से आप क्या इनलाइटन करेंगी कि कितना सब्र करना पड़ता है? इससे बेहतर है बंदा फौरन गोली लेकर ठीक हो जाए। वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। अच्छा, पेन किलर्स जो है उसमें जो है वो ये होता है टेम्परेरी आराम देती है। हम जिस तरह आप कह रहे हैं आजकल की बहुत फास्ट दुनिया है, पेन किलर खा लेंगे आराम आ जाएगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता। फिर हम उसके लिए एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है पेशेंट की करनी, कि अगर आप पेन किलर लेंगे तो ये आपका टेम्परेरी है और इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। फिर हम उनको बताते हैं अगर आप फिजियो कराएंगे इसी चीज़ की तो ये आपका एक लॉन्ग टर्म आपकी रिकवरी हो जाएगी, आपको इसके दोबारा रिकरेंस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इस तरह पेशेंट की एजुकेशन करनी पड़ती है, लेकिन यही अगेन है कि पेन किलर से हम पेशेंट्स को जितना अवॉइड कर सके करें। डॉक्टर नम्रा, मुझे बताएं कि क्या हर ऑपरेशन या हर सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी ज़रूरी है या नहीं? ये कुछ खास बोन्स की ही सर्जरीज होती हैं जिसके बाद जो है वो फिजियोथेरेपी करानी चाहिए, हर के बाद ज़रूरी नहीं है? हर ऑपरेशन के बाद एक तरह से ज़रूरी है फिजियोथेरेपी, क्योंकि जो ऑपरेशन है उसके बाद पेशेंट बिल्कुल जो है एक किस्म का सेडेंट्री हो जाता है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता। तो हम उसमें जो है पेशेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर सोर्स, आपको आइडिया होगा, उससे हम पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं कि एक ही जगह पे नहीं लेटना, आफ्टर एवरी 1 और 2 आवर्स आपने पोजीशन चेंज करनी है।
और जिस तरह जॉइंट्स के किसी भी जॉइंट की जिस तरह THR होता है, TKR होता है, उसमें जॉइंट की टोटल रिप्लेसमेंट हो जाती है, तो उसमें भी फिजियो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मसल्स को वापस रिगेन करना, बिल्कुल मसल्स जो है वो एट्रोफी की तरफ चले जाते हैं, तो थ्रू फिजियो ही जो है हम वापस जो है मसल्स का फंक्शन प्रॉपर्ली ला सकते हैं। हर ऑपरेशन के बाद, हर सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी इतनी ज़रूरी है, तो पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है, और डॉक्टर्स जो हैं वो क्यों नहीं कहते कि अब आप ऑपरेशन हो गया है, Concept है, ठीक है, usually practice नहीं हाँ होता है। प्रैक्टिस नहीं होता। जो भी उनका नुस्खा होता है जो वो लिख के देते हैं प्रिस्क्रिप्शन वगैरह आपको, उसके बिल्कुल नीचे या फिर अगले पेज पे बिल्कुल लिटरली लग रहा होता है कि कच्ची पेंसिल से लिखा हुआ है कि वर्जिश करें या वर्जिश करवाएं, जिसको शायद कोई गौर से पढ़ता भी नहीं होगा। मेरी जो मदर के इस ऑपरेशन हुए और उन्होंने कहा जी आपने फिजियोथेरेपी कराई थी, जब हम बाद में सब कुछ खराब तराब होने के बाद एक और डॉक्टर के पास गए तो हमने कहा नहीं हमने तो नहीं कराई, तो उन्होंने कहा आप इतने पढ़े लिखे हैं और आप लोगों ने नहीं कराया। हमने कहा हमें कहा ही नहीं था किसी ने। तो डॉक्टर्स क्यों नहीं रिकमेंड करते कि नहीं, अगर आपके पास पैसा है, आप पढ़े लिखे हैं, शऊर है, सब कुछ है, तो आप फिजियोथेरेपी की तरफ आपने जाना ही जाना है। कोई नहीं करता, रिकमेंडेशन नहीं होती। ये डॉक्टर्स की भी अब वैसे आजकल तो काफी ज्यादा इसमें रुझान आ गया कि फिजियो करवानी है। प्रॉपर हॉस्पिटल्स में डिपार्टमेंट बनते हैं, शुक्र है 4-5 हॉस्पिटल। हाँ, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स ICU के अंदर ही पेशेंट ICU में होता है और फिजियो उसकी हो रही होती है उस टाइम भी। आजकल एजुकेशन है, लेकिन वही इसी तरह ना कि बाहर के मुल्क में हर चीज़ की पहले प्रैक्टिस हो जाती है, डेवलप हो जाता है, फिर बाद में इधर आता है पाकिस्तान में। लेकिन ये है कि इम्पोर्टेंट होता है आफ्टर एवरी सर्जरी ज़रूर करनी होती है, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा एडवर्स हो जाए। ठीक है डॉक्टर इमरा, आखिरी सवाल है मेरा, बड़ा मजेदार सा सवाल है, बड़ा देसी सा सवाल है। मुझे बताइए, जब अक्सर आपको लगी चोट, मैंने यहाँ से डिग गया, वहाँ से डिग गया, आपको पता ना क्या होता है? जी जी, ठीक है, यहाँ से डिग गया, वहाँ से डिग गया। अब मुझे बताइए, जब मैं गिर गया मुझे दर्द नहीं हुआ, हल्का सा दर्द हुआ। अब जैसे सर्दियाँ आई मुझे उन जगहों पे दर्द होता है जहाँ कोई पता नहीं 50 साल पहले आपको लगी होती है। व्हाट इज दिस साइंस? ये क्या साइंस होती है कि सर्दियों में जाके आपको कोई पुराना दर्द होता है? क्यों? सर्दियों में यस, थैंक यू। मैं कहता हूँ आज तो हवा चल रहा है मेरा। सर्दियों में बाकी पेशेंट जो है ज़्यादा कंप्लेन कर रहे होते हैं, हाइपर सेंसिटिव हुए होते हैं। सर्दी जो है हमारे दर्दों को, मसल्स को, जब हमारे मसल जो है वार्म होते हैं ना, उस टाइम उन पे इतना पेन जो है वो नहीं फील हो रहा होता है। इसीलिए गर्मियों में चोटें लगती हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, इतना पेन नहीं। सर्दियों में जो हमारी बॉडी जो है वो इतनी वार्म नहीं होती, कूलिंग इफेक्ट होता है, इसीलिए हल्का सा भी कुछ हो जाए तो हमें ज़्यादा फील होता है। ठीक है, अच्छा आखिरी पे इससे पहले खत्म हो जाए, अभी नहीं कहा, जो एडियो में दर्द होता है खवातीन को जो एडियो में दर्द होता है, अक्सर वो काम करती है और वो कंप्लेन करती है एडियो में दर्द होता है, इसका इलाज क्या फिजियोथेरेपी घर पे कुछ एक्सरसाइज हो सकती है ताकि उन्हें पैरों में और एडियो में दर्द ना हो? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, हमारे क्लिनिक में, एनजे फिजियो फ्रेंड क्लिनिक में, हमारे अभी इस टाइम है ये प्रेजेंट एक पेशेंट है जिसके इस तरह हील में दर्द होता है। घर में वो लॉन्ग स्टैंडिंग करके रखती होती थी, काफ़ी प्रेशर पड़ा था उनके हील पे, हील स्पर्स हो गए थे उन्हें। तो इसका इलाज इधर फिजियो के थ्रू हम कर रहे हैं और अब इस टाइम तो वो 80 to 90% बिल्कुल रिकवर हो चुकी है। मुझे यहाँ बता सकती कैसे हो सकती है? इसमें हम सिंपल पेशेंट को खड़ा करके पहले तो हम पेन मैनेजमेंट करते हैं थ्रू अल्ट्रासाउंड, और हमारी डिफरेंट मोडेलिटीज़ होती हैं, उसके थ्रू हम पेन मैनेजमेंट करते हैं। इसके बाद सिंपली हम पेशेंट को कहते हैं खड़े होकर हील रेजिस कर ले, टो रेजिस कर ले, और इसमें जो है शू आहिस्ता शुरू करते हैं कोई भी एक्सरसाइज कराना। इस तरह करें जैसे खड़े होके। हाँ जी, अच्छा खड़ा हो जाता हूँ मैं, ठीक है, प्रॉपर पोस्चर के साथ बैक स्ट्रेट अब मैं बैक स्ट्रेट रखूं और मैं पहले एड़ियों पर कर लूं, फिर मैं पंजे, और क्या कितनी देर तक करना है? ये हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी 10 रेप्स के साथ, जिस तरह हील। हाँ जी, एड़ी खड़े की है ना, 2 2 3 3। ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं। अगर कोई सीखना चाहे तो बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये आप ना हील टू टो स्विच करेंगे। इसमें हम पहले 10 रेप्स करते हैं, जस्ट आपने हील रेस करनी है, 10 रेप्स करते हैं जस्ट टो रेसेस की, एंड देन दिस स्विच। 2 यस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये करे तो अगर डेली सुबह ये काम करने से पहले कर ले तो उनके बड़ी जिंदगी आसान हो जाएगी। हाँ जी, इसमें जो है हमारे काफ का जो मसल है लोअर लेग का, उस पे भी जो स्ट्रेच फील होता है, तो जिन लोगों को बैठे बैठे बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो जाती है तो उसके लिए भी ये लेकिन डॉक्टर निम्रा, यू आर वेरी इन्फॉर्मेटिव, आपने बहुत अच्छा चीजें हमें बताई, यू आर वेरी वेल इक्विप्ड। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, खुदा आपको सलामत रखे और उम्मीद आपको भी अच्छा लगा होगा। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात जरूर होगी, आप लोगों से भी इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दोबारा जब हम आएंगे तो एक नए मेहमान के साथ आएंगे, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जो बातें बताई हैं उन पे अमल भी जरूर कीजिएगा। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।